गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक। केम छो। आइए आरबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज इन्वायरमेंट का एक नया टॉपिक, इसको नया भी कह सकते हैं और ये करंट से भी रिलेट करता है हमारा, है ना। और टॉपिक कौन सा है? भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019। तो इसे इन्वायरमेंट में भी कवर करके हम देख सकते हैं और इसे एज अ करंट भी हम पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो आज हम चर्चा करेंगे भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के बारे में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आपको इतनी सुबह वाली क्लास होती है, थोड़ा सा रिचार्ज करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये आशा ही नहीं होती है कि हम ऐसा कार्य भी कर सकते हैं, और ये आपकी तत्परता, आपकी लगन, आपकी मेहनत ही है जो आपको उस मुकाम पर पहुंचा देती है। तो उसी के संबंध में एक स्लोगन कहा गया, किसी ने बड़ी अच्छी लाइन कही, सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। तो कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और आप अच्छे से जानते हैं ये सारी चीज़ें। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019। अब यहाँ से देखिएगा, पहले तो हम यही जानते हैं कि वन स्थित रिपोर्ट है कौन सी? कौन सी है? 16वीं वन स्थित रिपोर्ट है। भारत की तरफ से 2019 की 16वीं वन स्थित रिपोर्ट जारी की गई। बात की जाए शुरुआत की, तो शुरुआत कब से हुई इसकी? 1987 से, 1987 से इसकी शुरुआत हुई। और प्रत्येक दूसरे वर्ष, कब? प्रत्येक दूसरे वर्ष यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक, तो साथ में नोट करते चलेंगे, प्रत्येक दूसरे वर्ष यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो जरा बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए आप लोग कि अगर हम आपसे पूछें कि 2019 में अगर 16वीं रिपोर्ट आई है तो 17वीं कब आएगी? 17वीं कब आएगी? जल्दी कमेंट करके बताइए। अभी हमने बताया कि 2 वर्ष के अंतराल पर आती है, तो जरा आप बताइए कि 16वीं अगर 2019 में आई तो 17वीं कब आएगी? ठीक, जल्दी कमेंट करके बताइए भैया जी। चलिए कमेंट करिएगा। अगली बात आती भी जारी करता, मतलब इसे जारी कौन करता है? तो जारी कौन करता है देखिएगा, पर्यावरण। कौन जारी करता है इसे? पर्यावरण वन मंत्रालय होता ना, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, फिर से देखिए, हमने कहा जारी करता कौन भैया? इसको जारी कौन करता है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर हमसे पूछे भैया कि वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं कौन, तो आइए देखते हैं भैया, वर्तमान में यह मंत्रालय है किसके पास? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर। आपको पता है भैया कि 17वीं लोकसभा चुनी गई। 17वीं लोकसभा कब चुनी गई? 31 मई। कब चुनी गई? 31 मई 2019 को, है ना। 17वीं लोकसभा का गठन हुआ और इसी के संबंध में प्रकाश जावड़ेकर को, श्री प्रकाश जावड़ेकर को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, इतनी चीजें हैं। और कमेंट करके बताइए भैया 17वीं वन स्थित रिपोर्ट कब आएगी? बहुत आसान है, कोई कठिन काम नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ा जाए भैया, तो एक संगठन है जी, एक संगठन है। उस संगठन का नाम क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण। संगठन का नाम क्या भैया?
एक संगठन है भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है। संगठन कौन सा है? भारतीय वन सर्वेक्षण। इसको और क्या बोल सकते हैं भैया? FSI। क्या बोल सकते हैं? FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म क्या लिख सकते हैं भैया इसका? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और लास्ट तक आपको एक मोटिवेशनल कहानी भी छोटी सी सुनाएंगे हम आपको, ठीक। जल्दी से नोट करिए। अब इसी संगठन ने इस बार का जो ये आंकड़ा था, इसी संगठन ने जारी किया है ना। और उसको किस नाम से जाना गया भैया? किस नाम से जाना गया? ISFR के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया भैया? उसको नाम दिया गया ISFR, है ना। तो अगर आपसे पूछे भैया कि किस संगठन ने जारी किया? भारतीय वन सर्वेक्षण ने जारी किया। और किस नाम से जारी किया? इसको नाम दिया गया भारत वन, वही जो ऊपर लिखा गया, स्थिति रिपोर्ट, है ना, 2019 जारी की गई। और इसको क्या बोल सकते हैं भैया? ISFR 2019, ठीक है, 2019 बोल सकते हैं। अब ISFR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको भी देख लीजिएगा भैया। इंडिया स्टेट, ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक। सारी चीजें ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा और नोट करते चलिएगा। ठीक। और जो भी चीजें समझ में ना आए कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक है। अब हमसे ये पूछ सकता है भैया कि ये आंकड़ा इकट्ठा किसके द्वारा किया गया? तो देखिएगा, इसरो की मदद ली गई। किसकी मदद ली गई भैया? इसरो की मदद ली गई। तो आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया गया? तो हमने कहा भैया आंकड़ा इसरो की मदद से जारी की गई। इसरो की मदद से है। और एक उपग्रह का प्रयोग किया गया। उस उपग्रह का नाम क्या था? एक उपग्रह प्रयोग में लाया गया। उपग्रह का नाम क्या था भैया? दूर संवेदी उपग्रह, दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2, दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया। किसके लिए? इस आंकड़े को जारी करने के लिए। इसरो का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा भैया, इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कुछ कठिन काम नहीं है, ये तो बहुत ही आसान टॉपिक होता है। बस आप लोग पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए साथ साथ में, और मजा सा आ जाएगा। 2021 तक आपको यही पढ़ना है भाई। 2 वर्ष में जारी होता है, 21 में जारी होगी 17वीं वन स्थित रिपोर्ट। तो 2021 तक आपको यही पढ़ना, हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। अगला पूछेगा भैया कि कितने स्थानों से आंकड़े इकट्ठा किए? जो दूर संवेदी उपग्रह था रिसोर्स सेट 2, ये मत भूलिएगा, कितने स्थानों से इसने आंकड़े इकट्ठे किए? तो कितने स्थानों से भैया? तो रिसोर्स सेट 2 ने, रिसोर्स सेट 2 ने भारत के लगभग 2200 से अधिक, 2200 से अधिक, ठीक भैया, 2200 से अधिक स्थानों से आंकड़े प्राप्त किए हैं। स्थानों से आंकड़े प्राप्त किए।
बात समझ पा रहे हैं भैया? तो अगर हमसे पूछा जाए कि भारत ने जो रिसोर्स सेट 2 था वो कितने स्थानों से उसने आंकड़े प्राप्त किए थे, तो कितने स्थानों से प्राप्त किया था भैया? 2200 से अधिक स्थानों से उसने आंकड़े इकट्ठे किए थे। ठीक है, जल्दी नोट करिए। हो गया भैया यहाँ तक? और कमेंट करके बताते रहिए आप लोग जी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। इस बार की जो वन स्थित रिपोर्ट जारी की गई भैया उसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो पूछ सकता हमसे कि 2019 की वन स्थित रिपोर्ट में कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया? तो नया अध्याय जोड़ा कौन सा गया? देखिएगा भैया कौन सा जोड़ा गया, उसका नाम है वनों के प्रकार। नया अध्याय जोड़ा गया वनों के प्रकार तथा जैव विविधता। वनों के प्रकार तथा जैव विविधता नामक एक नया अध्याय जोड़ा गया है ना। फॉरेस्ट टाइप्स एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी, ये एक नया अध्याय जोड़ा गया इस बार। ठीक है, नोट करिएगा जी, बिल्कुल। चलिए, अब जो वनों की प्रजातियां थीं, वनों की प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया। एक नया वर्गीकरण भी जोड़ा गया इस बार वनों की जो प्रकार थे भैया उनको वर्गीकृत किया गया। तो एक नया वर्गीकरण भी ऐड किया गया। नया वर्गीकरण है कौन सा? उसका नाम है सेठ एवं चैंपियन वर्गीकरण। नया वर्गीकरण सेठ एवं चैंपियन वर्गीकरण। ठीक है, और इसी वर्गीकरण के आधार पर भैया जो वन क्षेत्र है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको कितने वर्गों, कितने उपवर्गों में बांटा गया। तो इसी के आधार पर, सेठ और चैंपियन वर्गीकरण के आधार पर पेड़ पौधों को अर्थात वनों को और वनों में किसको भैया? पेड़ पौधों को। ठीक भैया, कितने वर्गों में? 16 वर्गों तथा 221 उपवर्गों में बांटा गया। ठीक, 221 उपवर्गों में बांटा गया। तो जल्दी से नोट करिए भैया चीजों को। सेठ एवं चैंपियन वर्गीकरण या चैंपियन एवं सेठ, ठीक है, वर्गीकरण। वनों के प्रकार को कितने वर्गों में बांटा गया भैया? 16 वर्गों में और 221 उपवर्गों में बांटा गया। नोट हो गया? जितनी चीजें बताएंगे भैया वन स्थित रिपोर्ट से वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और जितना मैटर आपको यहाँ से हम बता देंगे वो कहीं मिलने वाला नहीं, ना किसी बुक में मिलेगा आपको इतना मैटर एक साथ वन स्थित रिपोर्ट से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब जरा इनकी चर्चा कर लेते हैं भैया। सेठ और चैंपियन कौन थे? तो जो चैंपियन साहब थे ब्रिटेन के थे। 1936 में जो चैंपियन साहब थे, इनका नाम पूरा क्या भैया? जॉर्ज चैंपियन। इन्होंने 1936 में, आपको पता होगा, हेली नेशनल पार्क की स्थापना की। किसकी भैया? हेली नेशनल पार्क की स्थापना की। ठीक है, किसने किया भैया? जॉर्ज चैंपियन ने, जिसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये भैया पिछली क्लास में बता दिया, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे एनवायरमेंट की क्लास भैया, जहाँ पर हमने वन जीव की बात की, वहाँ हमने बताया है हेली नेशनल पार्क के बारे में, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है भैया? जिम कॉर्बेट नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जिम कॉर्बेट नाम से जाना जाता है। वर्तमान में है कहाँ पर भैया? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। जब यह स्थापित हुआ था तो तब कहाँ था भैया? यूपी में था, क्योंकि भैया उत्तराखंड कब अलग हुआ? 2000 में, सन 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, जल्दी से नोट करिएगा। अब सेठ साहब की बात कर लेते हैं कि सेठ साहब हमारे कौन थे। ठीक है, ठीक है,
ठीक है। अब हुआ क्या भैया कि 1968 में, कब भैया, 1968 में सेठ और चैंपियन दोनों लोगों ने मिलकर, है ना, 1968 में भाई पहली बार अगर पूछा जाए कि वनों की स्थिति के बारे में, वन रिपोर्ट पहली बार किसके द्वारा दी गई थी? स्वतंत्रता के पहले भी तो जॉर्ज चैंपियन थे, ये पहले व्यक्ति थे। लेकिन 1968 में स्वतंत्रता के बाद, 1968 में स्वतंत्रता के बाद दो लोगों ने मिलकर, कौन कौन लोग थे भैया? वो चैंपियन थे, ब्रिटेन के और भारत के सेठ, चैंपियन और सेठ, ठीक भैया, चैंपियन और सेठ ने मिलकर भारतीय वनों का वर्गीकरण किया। इनका नाम पूरा क्या था? एस.के. सेठ, एस.के. सेठ, समझ पा रहे हैं भैया? इन दोनों ने मिलकर जो भारतीय वन थे, चैंपियन और सेठ ने भारतीय वन को वर्गीकृत किया, वर्गीकृत किया। तो अगर हमसे पूछा जाए भैया कि पहली बार स्वतंत्र भारत का पहली बार जो वनावरण क्षेत्र था उसका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो चैंपियन और सेठ के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1968 में किया गया, ठीक ना। और सबसे मान्य ही था उस समय भैया, ये सबसे मान्य वर्गीकरण था, ठीक। यहाँ तक नोट करिएगा। अब तो समझ पाए ना भैया कि चैंपियन और सेठ कौन थे? तो अगर हमसे पूछा जाए कि हेली नेशनल पार्क की स्थापना किसने की थी? जॉर्ज चैंपियन ने की थी। किसके नाम पर की थी? जो हेली थी भैया, इनकी पत्नी थी, तो अपनी पत्नी के नाम पर ही पहले पार्क की स्थापना की थी, जो वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया टॉपिक की तरफ, थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। और जितनी चीज़ें बता रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने कहा आखिरी तक बने रहिएगा। और लास्ट में आपको मोटिवेशनल कहानी भी थोड़ी देर के लिए बताएंगे, ठीक है। अब अगली बात की जाए भैया यहाँ से, तो अगर पूछा जाए कि भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? भारत का कुल कौन कौन सा भैया? वनावरण तथा वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब दोनों में अंतर है, वनावरण क्षेत्र किसे बोलेंगे, वृक्षावरण क्षेत्र किसे बोलेंगे। तो ऐसा भूभाग, ऐसा वन क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से अधिक होगा उसे वन बोलेंगे, जो 1 हेक्टेयर से कम होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे भैया वृक्षावरण क्षेत्र बोलेंगे। ऐसा क्षेत्र जो, ऐसा वनावरण वाला क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से अधिक होगा उसे वनावरण वाला क्षेत्र बोलेंगे, जो कम होगा उसे क्या बोलेंगे? वृक्षावरण वाला क्षेत्र बोलेंगे। तो हमने कहा भी अगर बात की जाए तो कुल है कितना, ठीक भैया, वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र कुल है कितना भैया? वर्तमान में भारत में 24.56% कितना है? 24.56% है। लेकिन ये भैया बहुत पहले, और कब? लगभग 2007 में ही कहा गया था, 2007 में ही कहा गया था कि भारत 33% वन क्षेत्र वाला देश बहुत जल्दी बन जाएगा। लेकिन आप स्थिति देखिए वर्तमान की, कहाँ हैं हम? 24.56% पर हैं, ठीक है। आदर्श मानक किसे माना गया है? 33.33% को किसे माना गया भैया? अगर हमसे पूछा जाए कितने परसेंट वनावरण क्षेत्र को आदर्श मानक माना गया है, तो 33.33% क्षेत्र को आदर्श मानक माना गया है। अगर इतना क्षेत्र है, इतना वन क्षेत्र है, तो जो हमारी जो जलवायु दशाएं हैं वो सही तरीके से कार्य करेंगी, अगर नहीं है तो सही तरीके से कार्य नहीं करेंगी। क्लियर हुआ? नोट करिए। अब अलग अलग अगर हमसे पूछे भैया कि वनावरण क्षेत्र सिर्फ कितना है, वृक्षावरण क्षेत्र सिर्फ कितना है, बात समझ पा रहे हैं ना भैया? तो वनावरण क्षेत्र की बात की जाए, सिर्फ वनावरण की, तो उसको लिखेंगे हम वनावरण क्षेत्र, ठीक। दूसरा वृक्षावरण क्षेत्र, वृक्षावरण क्षेत्र, ठीक। ये दोनों पॉइंट और साथ में नोट करिएगा, जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं भैया तो साथ में नोट करते चलिएगा, ठीक है, ठीक। यहाँ तक नोट तो हो गया ना सबका? जी, कमेंट करके बताते रहिएगा भैया, कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करके बताइएगा।
ठीक। अगर भैया पूछा जाए वर्ग किलोमीटर में कितना है तो 8,07,226 वर्ग किलोमीटर कितना है? 8 लाख, बिल्कुल 8 लाख, हाँ कुछ लोग बता रहे हैं 8,07,226 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 8,07,200 जी वर्ग किलोमीटर है ना। ये तो पूरा मिला के है, वृक्षावरण और वनावरण मिला के। लेकिन हमने कहा भैया वनावरण क्षेत्र सिर्फ कितना है, तो कितना है 21.67। कितना भैया 21.67% क्या है, सिर्फ वनावरण क्षेत्र है। ठीक है, और वृक्षावरण क्षेत्र कितना भैया 2.89%। ठीक, वनावरण क्षेत्र 21.67%, वृक्षावरण क्षेत्र 2.89% है। अब वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तब कितना है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोग आंसर भी आ रहा है भैया 7,12,249। हाँ भैया 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है ना। लेकिन सिर्फ हमने कहा वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, जी बिल्कुल 95,027 वर्ग किलोमीटर। कितना है 95,027 वर्ग किलोमीटर। फिर से देखिएगा चीजों को, हमने कहा भैया अगर सिर्फ क्या पूछा जाए आपसे, कुल क्षेत्र पूछा जाए तो 24.56% है। और वर्ग किलोमीटर में कितना है देखिएगा 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, 276 है भैया ये। ठीक, 21.67% है सिर्फ वनावरण, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण 2.89%, 95,027 वर्ग किलोमीटर। ठीक, जल्दी नोट करिए यहां तक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे भैया कि राज्यों के आधार पर, क्रम से राज्यों के आधार पर सबसे अधिक वनावरण क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। ठीक है, अब भैया वृद्धि पूछी जाए, हम पूछा जाए वृद्धि कितनी हुई, वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, तो इस बार भैया वन क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई इसको जानेंगे। दूसरा भैया किसके बारे में जानेंगे हम, वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि, वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि। और वृद्धि देखिए किसके आधार पर गई भैया 2017 की 15वीं वन स्थित रिपोर्ट के आधार पर। अगर हमसे पूछा जाए वृद्धि किस आधार पर देखेंगे हम, 2017 की 15वीं वन स्थित रिपोर्ट के आधार पर जो अगर कहा जाए भैया देखा गया तो वनावरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई और वृक्षावरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई। तो वनावरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई भैया 0.56%। कितनी हुई 0.56% की वृद्धि हुई। ठीक है, नोट करिए जल्दी से भैया जी। और वृक्षावरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई भैया 1.2% की, 1.2% की। क्लियर हुआ, दोनों चीजें क्लियर हो गई भी, जल्दी कमेंट करके बताइए अगर दोनों चीजें क्लियर हो गई तो। बिल्कुल जी जी दीजिएगा। ठीक, देखिए वर्ग किलोमीटर भैया कितना है 3,976 वर्ग किलोमीटर है ये। ठीक, और वृक्षावरण वाला कितना भैया 1,212 वर्ग किलोमीटर। मतलब इतनी वृद्धि हुई इस बार 2017 की तुलना में। ठीक, चीजें तो समझ में आ रही ना भैया, किसी को कोई डाउट तो नहीं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2021 तक यही काम देने वाला है। वन क्षेत्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे, तो 2021 तक यही काम देने वाला है, आपको कुछ पढ़ना नहीं है इसके अलावा। ठीक ठीक, अगली बात करते हैं भैया। तो 3 कॉलम हम बनाते हैं और एक साथ में सबको दिखा लेते हैं हम कि प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन कहाँ पर है, क्षेत्रफल के आधार पर कहाँ पर है, किस में वृद्धि दर्ज हुई, किस किस राज्य में है। तो 3 कॉलम बनाते हैं भैया हम। पहला कॉलम हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाले राज्य हैं। ठीक है, दूसरा कॉलम क्या बनाएंगे भैया हम, किसके आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर। ठीक है,
तीसरा कॉलम क्या बनाएंगे भैया हम? क्षेत्रफल के आधार पर ले लिया, प्रतिशत के आधार पर ले लिया, तीसरा लेंगे भैया वृद्धि के आधार पर। वृद्धि के आधार पर। चलिए ठीक, अब यहां से बात की जाए भी अगर आपसे, तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से राज्य हैं, आइए उनको देखते हैं। तो ये तो कुछ ना कुछ तो इसके बारे में पता ही होगा। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, नोट करिएगा साथ में, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। साथ में नोट करिएगा भैया जी। ओडिशा चौथे स्थान पर है। महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर है। ठीक, इधर बात की जाए भैया अगर आपसे इधर की बात की जाए तो इधर देखिएगा भैया कौन कौन सा है। प्रतिशत के आधार पर पहले स्थान पर कौन सा भैया? मिजोरम। अभी कितना परसेंट है वो भी बताते हैं भैया। पहले स्थान पर कौन सा है? मिजोरम है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा भैया? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तीसरे स्थान पर मेघालय, चौथे पर भैया मणिपुर, चौथे पर मणिपुर। तो क्या क्या बताया भैया? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। बिल्कुल भैया, नोट करते चलिएगा साथ में नागालैंड। ठीक, ये दोनों नोट करिए, वृद्धि के आधार पर बताते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए वृद्धि वाला भी कुछ लोग बता रहे हैं, अच्छी बात है आप लोग अगर पढ़े तो। ठीक है, ठीक, इधर देखिए भाई कौन कौन सा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जल्दी से नोट करिए भैया, जल्दी से ग्राफ बनाइएगा, फिर बताते हैं कहां पर कितना है। जल्दी ग्राफ बनाइएगा। आज ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जा रही भैया, वन स्थित रिपोर्ट से सारी चीजें एक ही वीडियो में आपको दे दे रहे हैं हम। ठीक, 77,482 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं भैया, वर्ग किलोमीटर है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हैं। बाकी ये हमसे बहुत कम रेयर केस में पूछा जाता है, क्षेत्रफल जो होता है। बाकी यही पूछेगा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, यही हमसे पूछा जाता है। ठीक, इसका क्या होगा भैया? 66,688 वर्ग किलोमीटर। ठीक, नोट करते चले एक करके भैया। छत्तीसगढ़ का कितना भैया? छत्तीसगढ़ का कितना है? जी जी बिल्कुल, देखिए कितना भैया? 55,611 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उड़ीसा का कितना भैया? 51,619 पर किलोमीटर। ठीक, महाराष्ट्र कितना भैया? 50,778। ठीक, मिजोरम की बात की जाए भी तो आइए परसेंटेज देखते हैं। इसको जल्दी से नोट करिए, परसेंटेज बताते हैं आपको कि कहां पर कितना परसेंट है। ठीक, देखिए कितना भैया इसका? 85.41%। कितना है? 85.41%। सर्वाधिक कहाँ का है? मिजोरम का। कहाँ का भैया सर्वाधिक? मिजोरम का, बिल्कुल। अगला भैया 79.63% कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। नोट हुआ? अरुणाचल प्रदेश कितना भैया? 79.63। कितना है? 79.63 है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक, अगला भैया 76.33% कहाँ का है? मेघालय का। कहाँ का भैया? मेघालय कितना है? 76.33% है। ठीक, इसका कितना भैया?
75.46%। कितना, कहाँ का है? मेघालय का, मणिपुर का। 75.46%। बिल्कुल साथ में नोट करिएगा भैया। ठीक, इसका कितना भैया? 75.31%। कितना है? 75.31%। ठीक, वृद्ध में कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना लिख लेना भैया, वृद्धि के आधार पर कौन कौन से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर हैं। ठीक जी, बिल्कुल। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अच्छे से क्लास कर रहे हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं भैया। 10-25 वर्ग किलोमीटर। हमने कहा हमसे पूछा नहीं जाता, रेयर केस में पूछ लिया जाता है, लेकिन लिख लेंगे इसको हम। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? कर्नाटक। कितनी हुई भैया? 1025 वर्ग किलोमीटर। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? इतना नोट किया भैया सबने? टॉपिक ज़्यादा बताना है तो इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग नोट करने में, तभी क्लियर हो पाएगा भैया जी। बिल्कुल। ग्राफ बना लिए भैया सब लोग, इरेज कर दें। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं भैया ग्राफ का। ठीक, अब बात करते भी, हमसे पूछेगा कि भारत का कितना वनावरण क्षेत्र, भारत का कितना वन क्षेत्र वन में लगने वाली आग से प्रभावित है ना? भारत का कितना वन क्षेत्र वन में लगने वाली आग से प्रभावित है? 21.40%। कितना है? 21.40% क्षेत्र कितना भैया वन में लगने वाली आग से प्रभावित है। तो लिखेंगे भैया नीचे पॉइंट करके, भारत के कुल वन क्षेत्र का, भारत के कुल वन क्षेत्र का 21.40%, 21.40% वन में लगने वाली आग से प्रभावित है। वन में लगने वाली आग से प्रभावित है। क्लियर हुआ भैया? चलिए नोट करिएगा इसको अभी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमसे पूछा जाए कि भारत का कुल कितना वन क्षेत्र वन में लगने वाली आग से प्रभावित है, तो कितना भी 21.4%। अर्थात किसका 21.4%? वही जो हमने बताया 24.56% का 21.4%। ठीक है, हाँ, नहीं तो आप उसको कर ले 21.4% तो वन में लगने वाली आग से प्रभावित हो गया, तो बचा कितना घटा दे, ऐसा नहीं करना है। उसका 24.56% का इतना परसेंट वन में लगने वाली आग से प्रभावित है। ठीक है जी, बिल्कुल नोट करिए जल्दी से भैया। अगला भैया, यहां से हमसे अगर पूछा जाए कि जो 7 सिस्टर्स है ना भैया, जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, तो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों की बात की जाए तो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में सिर्फ 2 राज्यों को छोड़कर, है ना, भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में सिर्फ 2 राज्यों को छोड़कर कौन कौन से हैं? असम और त्रिपुरा। राज्यों में असम तथा त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों में, त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों में वन क्षेत्र में कमी आई। सभी राज्यों में वन क्षेत्र में कमी आई। ठीक भैया, अब हमसे पूछ सकता है कमी आई कितनी? बिल्कुल हमसे पूछ सकता है कि कमी कितनी आई, है ना? तो कितनी कमी आई भैया? बहुत कम। और कितनी? 0.45%। कितनी कमी आई? 0.45% की कमी आई। नोट करिए जल्दी से भैया इस पॉइंट को भी। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा, वर्ग किलोमीटर पूछे भैया कितना? 765 वर्ग किलोमीटर। कितना भैया? 765 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऊपर वाला हो गया, इरेज कर दें इसको। किसी ने बहुत अच्छी बात कही भैया कि अगर देखिए, कभी भी आपने सुना होगा कि तालाब का पानी हमेशा क्या माना जाता है? गंदा माना जाता है, खराब माना जाता है। और नदी का पानी हमेशा शुद्ध माना जाता है। ऐसा इसलिए है भाई, पानी तो दोनों है, फिर तालाब का पानी अशुद्ध कैसे, नदी का पानी शुद्ध कैसे है?
उसका रीज़न ये है भैया कि जिसमें हमेशा बहाव होता रहता है उसे हमेशा शुद्ध माना जाता है, और जो स्थिर हो गया, जिसमें स्थिरता आ गई, वो अशुद्ध हो जाता है। तो आपके अंदर भी कभी भी स्थिरता नहीं आनी चाहिए, हमेशा नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती रहनी चाहिए, है ना, तभी आप एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। ठीक है, अगली बात किस है भैया यहाँ से? ठीक, अगला देखिए पूछा गया भैया कि सबसे अधिक जो वनों के ईंधन, वनों को ईंधन के रूप में, वनों को ईंधन के रूप में सबसे अधिक प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा है? वनों को ईंधन के रूप में सबसे अधिक प्रयोग कौन सा राज्य करता है? महाराष्ट्र। कौन सा करता भैया? महाराष्ट्र करता है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि इमारती लकड़ी चारा, न भैया, इमारती लकड़ी चारा और बांस का सर्वाधिक प्रयोग कौन करता है? सर्वाधिक प्रयोग कौन सा राज्य करता है भैया? एमपी करता। कौन सा करता है? एमपी। दोनों पॉइंट इसको भी नोट करेंगे हम। ठीक है, अर्थात भैया वनों की लकड़ियों को ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग करने वाला राज्य है महाराष्ट्र, और वनों की लकड़ियों को इमारती लकड़ी चारे के रूप में और बांस का प्रयोग सर्वाधिक कौन करता है? एमपी करता है। दोनों पॉइंट नोट हो गया भैया जी? बिल्कुल। अगला पॉइंट देखिए पूछा गया भैया कि जो पहाड़ी जिले हैं ना, पहाड़ी जिलों में भैया कितनी वृद्धि हुई? वन क्षेत्र में पहाड़ी जिलों में कितनी वृद्धि हुई? तो वर्तमान की बात की जाए भैया तो वर्तमान में भारत में कुल कितने पहाड़ी जिले हैं? भारत के कुल 144 पहाड़ी जिलों में, भारत के कुल 144 पहाड़ी जिलों में 2017 की तुलना में, 2017 की तुलना में वृद्धि हुई और किसमें? वन क्षेत्र में। और कितनी हुई भैया? 0.19% की वृद्धि। कितनी हुई? 0.19% की वृद्धि हुई। और वर्ग किलोमीटर पूछा जाए तो कितना? 544 वर्ग किलोमीटर। कितना भैया? 544 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ठीक, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा साथ में। ठीक है जी। ठीक, चलिए एक टॉपिक और आता है भैया, हेडिंग डालिएगा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA। अब ये किसे कहते हैं भाई? सरकारी, देख कुछ नहीं करना भैया इसमें, अगर पूछे किसे कहते हैं? सरकारी अधिनियम या नियम के द्वारा, सरकारी अधिनियम या नियम के द्वारा, है ना, जिस क्षेत्र को क्या कर दिया गया हो? जिस क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो, वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो, उसे क्या बोलेंगे भी? RFA बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोलेंगे। इसमें भी इस बार कमी देखी गई 2019 के आंकड़े के अनुसार। जी बिल्कुल, इसमें भी इस बार क्या देखी गई? कमी देखी गई। और कमी कितनी देखी गई भैया? देखिए कमी कितनी देखी गई? कमी हुई, और मामूली कमी हुई। कितनी हुई? 0.5% की। वर्ग किलोमीटर में पूछे भैया तो कितना? 330 वर्ग किलोमीटर। बात क्लियर हुई यहाँ तक? 330 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक, अब आर्द्र भूमि वाला वन क्या होता है? इसी
RFA के तहत पहली बार 2019 ISFR 2019 के द्वारा पहली बार भैया आर्द्र भूमि क्षेत्र वाले वन की गणना की गई है। क्षेत्र वाले वन के बारे में बताया गया और बताया गया कि जितना वनावरण क्षेत्र है पूरे भारत में उसका 3.83% अकेले कौन कवर करता है? ये क्षेत्र 3.83% अकेले ये आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र, आर्द्र भूमि वाला वन भारत में पाया जाता है। अगर भैया वर्ग किलोमीटर में पूछे तो कितना है? कितना भैया? 62,466 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना है आर्द्र भूमि वाला वन। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला वन कहाँ मिलता है? गुजरात में। सर्वाधिक कहाँ मिलता है? गुजरात में। दूसरे स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र में सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाले वन पाए जाते हैं। जल्दी से नोट करिए इस पॉइंट को भी। ठीक है, बस टॉपिक समाप्ति की तरफ है भैया, जल्दी से नोट करिएगा। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया समझ में आ गया सबको? जल्दी कमेंट करके बताइए। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया किसे कहते हैं? इसके तहत पहली बार आर्द्र भूमियों की गणना की गई और है कहाँ पर? जल्दी कमेंट करके बताइए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए अब हमसे पूछेगा भैया, हमसे पूछे कार्बन स्टॉक। इसके द्वारा कार्बन स्टॉक के बारे में बताया गया कि वनों में कितना कार्बन स्टॉक है, कितना कार्बन स्टॉक है। कार्बन स्टॉक मतलब क्या होता है भैया? वनों में मौजूद क्या क्या? वनों में मौजूद कार्बनिक प्लस अकार्बनिक कार्बन को ही क्या बोलते हैं? कार्बन स्टॉक। वनों में मौजूद कार्बनिक और अकार्बनिक कार्बन को ही क्या बोलते हैं? कार्बन स्टॉक बोलते हैं। अब हमसे आंकड़ा पूछेगा तो वर्तमान में कितना है ये कार्बन स्टॉक? ठीक है, वर्तमान में कितना है ये कार्बन स्टॉक? आइए उसकी चर्चा करते हैं कि कार्बन स्टॉक है कितना भैया? 7142.6 मिलियन टन। कितना वर्तमान में? वर्तमान में 7142.6 मिलियन टन। ठीक है, इतना क्या है? कार्बन स्टॉक है पूरे वन क्षेत्र का। ठीक है, अब 2017 की तुलना में, बिल्कुल 2017 तुलना में कितना बढ़ा भैया? ये कितना मिलियन टन बढ़ गया? तो 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन क्या हुआ? मिलियन टन की क्या हुई भैया? वृद्धि हो गई। ठीक है, ये भी लिखेंगे। तो प्रतिवर्ष कितना हुआ? इसी का आधा कर देंगे। तो प्रतिवर्ष पूछे तो भैया क्या कर देंगे? इसी का आधा कर देंगे। इसको हम नहीं बताएंगे, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो प्रतिवर्ष वृद्धि कितनी हुई भाई? 2 साल पे एक बार आंकड़ा जारी होता है ना। तो 2017 की तुलना में 2019 में इतना बढ़ गया और बढ़ा कितना? 42.6 मिलियन टन। तो जरा बताइए प्रतिवर्ष कितना बढ़ा? जल्दी से कमेंट करके बताइए जी। इसको बिल्कुल नहीं बताएंगे, 2 से डिवाइड करना और कुछ नहीं करना इसमें। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा भैया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, चलिए कमेंट करते रहिएगा और हम आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा नोट करके नीचे लिखेंगे, नीचे नोट करके लिखेंगे भैया हम। और नोट करके क्या लिखेंगे? अभी हाल ही में भैया कहाँ? जर्मनी के पीटरबर्ग में जलवायु संवाद हुआ। अभी लगभग ये कब? 29 अप्रैल 2020 को। कहाँ बताया भी हमने? जर्मनी के पीटरबर्ग में जलवायु संवाद हुआ। और कौन सा भैया? 11वां जलवायु संवाद। कौन सा? 11वां जलवायु संवाद हुआ। इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? भैया श्री प्रकाश जावड़ेकर साहब ने।
ठीक, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। ये पॉइंट नोट करके आप लिख लीजिएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जलवायु संवाद 11वां कहाँ हुआ था, जर्मनी के पीटरबर्ग में। इसमें भी आप भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था, प्रकाश जावड़ेकर साहब ने। और पहली बार यह जो संवाद हुआ था किस तरह से हुआ, तो पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ, कोविड-19 की वजह से। पहली बार कोविड-19 महामारी के कारण, कोविड-19 महामारी के कारण, ठीक है, महामारी के कारण यह संवाद कैसे हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक। अब कहानी की बात किए थे ना, एक मोटिवेशनल कहानी बताते हैं, 2 मिनट की है, सुन लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, 2 मिनट की कहानी सुन लीजिएगा, आपसे जुड़ी हुई इसलिए बता दे रहे हैं। देखिए, एक बार एक बहुत ही गरीब लड़का था, बहुत ही गरीब बच्चा था। वो किसी तरह से किसी बड़े शहर में पढ़ाई के लिए चला गया, तैयारी के लिए चला गया। वो वहाँ पर वो कुछ दिनों तक रहा और उसने इतनी अच्छे से मेहनत की, बहुत अच्छे से मेहनत की, खूब लगन से मेहनत की, और वह एक इंटरव्यू पद के लिए सिलेक्ट हो गया। अब उसका अगले दिन इंटरव्यू था, बहुत ही गरीब था, किसी तरह से अपने रूम का रेंट वगैरह देता था। अब उसने अपने पूरे रूम में ढूंढा तो उसको सिर्फ 50 रुपये मिले, और उसको इंटरव्यू देने काफ़ी दूर जाना था, दूसरे शहर में जाना था। वह सोचने लगा कि अब हम क्या करें। वह दोस्तों से भी इतना उधारी ले चुका था कि दोस्तों से भी नहीं ले सकता था। तो उसने किया क्या, उसने सोचा चलो ठीक है, हम बस अड्डे पर चलेंगे, जो बस स्टॉप होता वहाँ चलेंगे, हो सकता कोई ना कोई परिचय के मिल जाए और हमें वहाँ तक छोड़ दे। वो देखिए, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो हिम्मत नहीं हार रहा, लगातार अपनी हिम्मत बना के रखी उसने कि हम छोड़ देंगे, या कोई मिल जाएगा परिचय का तो वो छोड़ देगा हमको। जैसे बस स्टॉप पे गया, कोई नहीं मिला उसको, वापस आने लगा। मंदिर की तरफ जैसे ही पहुंचा, एक उसको दूर से एक मंदिर दिखा, बस स्टॉप के पास में ही, वो मंदिर के अंदर चला गया, अपना जूता निकाला, मंदिर के अंदर चला गया। वहाँ गया, भगवान से कहा कि भगवान, हमने ऐसी कौन सी गलती की कि हमारा इंटरव्यू है और पैसे की वजह से आज वो छूट रहा है। वो मंदिर से जैसे बाहर आता है, अपना जूता पहन ही रहा होता है कि बाहर एक भिखारी बैठा था। भिखारी के कटोरे में काफ़ी ज़्यादा पैसे रखे हुए थे। उसने भगवान की तरफ मुड़कर बोला कि हे भगवान, जिसको ज़रूरत है उसे तो नहीं दे रहे हैं आप, जिसको ज़रूरत नहीं है उसका कटोरा भर भर के दे रहे हैं आप। आज हमें ज़रूरत है, तुमको नहीं मिला। भिखारी ने शायद उसकी बात सुन ली। भिखारी ने कहा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, हम आपसे मदद क्यों लें, आप तो खुद मांग के अपना काम चला रहे हैं। भिखारी ने कहा, नहीं आप ले लीजिए, और मैं हर शाम को यहीं रहता हूँ, आप जब आइएगा, दिन भर यहीं रहता हूँ, जब आइएगा तो हमको वापस कर दीजिएगा। लड़का मान गया, पैसा ले लिया भिखारी से, लेके चला गया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में पास हो गया, नौकरी पा गया वो। अब उसके दिमाग में चल रहा था कि हम पहुंचेंगे मंदिर के पास, पहले उस बाबा से मिलेंगे जिसने हमारी मदद की थी, और उन्हीं की मदद से आज हमें नौकरी मिल गई है। जब वो वापस मंदिर के पास आता है इंटरव्यू देकर, तो वहाँ देखता है कि ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को क्रॉस करते हुए जैसे वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वही भिखारी मरा पड़ा था। ठीक है, यहाँ से हमको सीख क्या मिलती है? यहाँ से हमको सीख यही मिलती है कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। अगर लड़का हिम्मत हार जाता, वापस चला जाता, या रूम में ही बैठ जाता कि हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आपके मेहनत के आगे पैसा भी नतमस्तक हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा काम करिए कि पैसा आपको खुद ढूंढे, आप पैसे को ना ढूंढें। कहानी समझ में आई है? समझ में आई तो अच्छी बात है, अपने जीवन में सार्थक करिएगा। ठीक है, तो हमेशा दूसरों की मदद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।